प्रस्तुत कविता वह जन्मभूमि मेरी कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है और यह कविता देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण एक मनोहारी रचना है। कुछ शब्दों के अर्थ मैंने लिख दिए हैं बच्चों। और प्रथम 7 पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। उसकी ऊंचाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को छू रहा हो। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत के पैरों के नीचे समुद्र निरंतर झूमता रहता है, मचलता रहता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जिनमें लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य देखने योग्य है। इनकी अथाह जलराशि कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जिसमें भरपूर फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। ये हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के अन्न और जल से हमारा लालन पालन हुआ है। यही हमारी मातृभूमि भी है। यहाँ की धूल मिट्टी रूपी माँ की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक शब्द है त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ है 3 धाराएं। यह वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों की धाराओं का संगम होता है। इस स्थान को प्रयागराज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गंगा का सफ़ेद जल, यमुना का सांवला तथा सरस्वती का लाल जल मिलता हुआ दिखाई देता था। अब सरस्वती नदी का जल दिखाई नहीं देता है। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, पर गंगा, यमुना का श्वेत और श्याम जल जिस स्थान पर मिलता है वह स्थल दर्शनीय है और काफ़ी पवित्र माना जाता है। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कुछ शब्दों के अर्थ मैं लिख दे रही हूँ। झरने यानी पहाड़ियों से गिरने वाली धाराएं। अमराइयाँ इसका अर्थ है लिखा हुआ है आम के बागान। और मलय पवन का अर्थ है दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली हवा। ये जो हवा होती है ये इसमें चंदन की खुशबू होती है, तो बहुत ही सुगंधित वायु होती है जो तन मन को प्रसन्न करती है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार होगी। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं जो आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं। झाड़ियों में चिड़ियों का कलरव यानी चहचहाना सुनाई पड़ता है। स्थान स्थान पर आमों के बाग दिखाई देते हैं। जब आम के बागों में बौर आता है यानी फूल लगते हैं, तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल मंद वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है और सभी का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वह वर्णन कर रहे हैं वह धर्म भूमि है उनकी, क्योंकि ये भूमि जो है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और ये भूमि हमारी कर्म भूमि भी है, क्योंकि ये कर्म प्रधान संसार में निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर से वो दोबारा कहते हैं कि ये जन्मभूमि भी है और मातृभूमि भी है। आगे की पंक्तियां हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी,
वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहाँ रघुपति श्री राम जी को कहा गया है, और इनके लिए आप ये भी लिख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और इन्हें रघुपति इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रघुकुल से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें रघुपति कहा गया है। महापुरुषों और वीरों की इस भूमि की महत्ता बताते हुए कवि कहते हैं कि यही वह देश है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया। उनका जन्म रघुकुल में हुआ। राम सूर्यवंशी थे और पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाए। इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ वनवास किया। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। निष्काम कर्म अर्थात फल की चिंता किए बगैर कर्म करने की प्रेरणा दी। इसी पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और संसार की मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हिंसा ना करने और जीवों पर दया करने का पाठ गौतम बुद्ध ने ही हमें पढ़ाया। उन्होंने सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया, जिसका प्रकाश आज ना सिर्फ हमारे देश को अपितु दूसरे देशों को भी प्रकाशित कर रहा है। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वह वर्णन कर रहे हैं वह उनकी युद्ध भूमि है, अर्थात उनके संघर्ष का क्षेत्र है, और वह उनकी बुद्ध भूमि भी है क्योंकि ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महात्मा बुद्ध ने इस भूमि पर जन्म लिया है और वह उनकी जन्मभूमि है। आगे कविता का उद्देश्य दिया गया है और एक दो प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं, आप देख लीजिए। ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप अगर ध्यान से व्याख्या को सुनेंगे तो आपको ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कविता में कवि ने इस भूमि को धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, बुद्ध भूमि कहकर संबोधित किया है। तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि भारत को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है, या जन्मभूमि और मातृभूमि क्यों कहा गया है। तो दो प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ दिए हैं। और बुद्ध भूमि कहा गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया। और जो भी प्रश्न हैं आप ध्यान से अगर व्याख्या को सुनेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।